नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम लोग प्रौत की चर्चा कर रहे हैं। इसमें विश्व बंधुत्व की बात हमने कही है, प्रौत ने उठाई है इसको, क्योंकि सारे दर्शन, सारे आदर्श वहीं के वहीं धरे पड़े रह जाएंगे अगर विश्व बंधुत्व, विश्व एकतावाद की अगर प्रतिष्ठा नहीं होती है। अपना पराया, खून का बिना खून का, ये सब जो बातें आती हैं, ये मनुष्य के बीच में दरार के रूप में खड़ी होती हैं और मानव समाज एक नहीं हो पाता है। इसीलिए समस्त मनुष्यता को एकता की भावना से उद्बुद्ध करने के लिए और उसको संकीर्णता मुक्त करने के लिए विश्व एकतावाद, विश्व भ्रातृत्व की बात मन में स्थापित करना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। और इस आदर्श, इस उद्देश्य की पूर्ति में हमारी एकमात्र सहायक विधा है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मन को प्रसारित भी करती है और साथ साथ सबों के अंदर विश्व बंधुत्व की, विश्ववाद की भावना को जगाती है। इसीलिए इस आध्यात्मिकता पर आधारित जो कुछ मुख्य तत्व हैं जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, उनका रहना अत्यावश्यक है। जिसमें पहला तो है कॉमन फिलॉसफी, एक जीवन दृष्टि होनी चाहिए, जगत के प्रति एक सोच होनी चाहिए कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे। इस संबंध में एक दार्शनिक विवेचना आवश्यक है। इसलिए कॉमन फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि सभी लोग उसी दर्शन को मान के चलें, उस ब्राह्मी आदर्श से उत्प्राणित हों, ये आवश्यक है। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कि हमारा जो संविधान है, हमारी जो संवैधानिक परिकल्पना है, वह भी समान ही होनी चाहिए, जिससे कि मनुष्य के में भेद नहीं हो। छोटा जात, बड़ा जात, अमीर गरीब, नारी पुरुष, इस तरह की जो बातें आती हैं, उन सबों को, भेद विभेद को मिटा करके और सबके भीतर एक तरह का कानून, एक तरह की विधि व्यवस्था स्थापित हो, यह भी अत्यावश्यक है। और इसका जो परम लक्ष्य होगा विश्व संविधान का, वो होगा विश्व राष्ट्र की स्थापना करना, कि जब तक कि समस्त विश्व में एक राष्ट्र की भावना नहीं जगती है, तब तक अंतर्राष्ट्रीयतावाद, राष्ट्रवाद, ये सभी कलह के कारण होंगे, अशांति इनसे पैदा होती ही रहेगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि समान दंड संहिता। ऐसे तो प्राउड दंड संहिता को नहीं मानता है, संशोधन संहिता को मान्यता देता है, क्योंकि मनुष्य का कहाँ तक न्याय करेगा। वो गवाहों के बयान और दस्तावेज़ों के द्वारा प्रस्तुत जो साक्ष्य होते हैं, उन्हीं से उसके दोष और निर्दोष का निर्धारण होता है। और जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि गवाहों के भी झूठे बयान हो सकते हैं और दस्तावेज भी फर्जी बनाए जा सकते हैं। इसीलिए प्रौत की ये सोच है कि जो संविधान, जो हम लोग की दंड संहिता होनी चाहिए, वो संशोधन मूलक होनी चाहिए, वो दंड देने वाली भावना से नहीं होनी चाहिए। इससे अगर निर्दोष व्यक्ति को भी सज़ा होती है तो वो संशोधन मूलक है, जिससे कि अगर वो निर्दोष भी है तो उसको दंड की जो यातना है, यंत्रणा है, अपमान है, लांछना है, उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। और जानते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रथाओं के कारण, पाप और पुण्य की अलग अलग धारणाओं के कारण अलग अलग दंड संहिताएं हैं। इसीलिए पूरे मानव जाति की एक ही दंड संहिता या संशोधन संहिता होनी चाहिए,
जिससे कि कोई कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहे, कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं हो और सभी लोग एक विश्व परिवार के, आनंद परिवार के सदस्य के रूप में अपना परिचय दे सकें। और चौथा जो आवश्यक तत्व है कि सबों की जो सर्वनिम्न आवश्यकता है, जो न्यूनतम आवश्यकता है, उनकी पूर्ति होना, क्योंकि ये सारे संविधान और सारे दर्शन बेकार हो जाते हैं अगर मनुष्य को जीवन रक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है। अगर मनुष्य हमेशा ये सोचता रहे कि पता नहीं हमारा नौकरी कब चला जाएगा, हमारे बिजनेस में मंदी कब आ जाएगी, हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारी क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी, ये सब जो असुरक्षा की भावना है, आर्थिक असुरक्षा की, ये आर्थिक न्याय सबको मिले। और इस न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी में 3 चीज़ प्रमुख हैं। एक तो प्रोडक्शन की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए न्यूनतम आवश्यकताओं की। दूसरा, उनकी आपूर्ति, उसका जो वितरण भी हो, ऐसा हो सम्यक ढंग से कि किसी को अभावग्रस्त नहीं होना पड़े। और तीसरा जो मूल तत्व है इस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का, वो है कि क्रय शक्ति, कि हमारे खरीदने की ताकत होनी चाहिए। और एक समय था 1934 के आसपास का, जबकि बंगाल में 1 आना दर से 1 किलो अनाज मिलता था, 1 आना दर से, जो आजकल तो 50, 60, 100, 150, 200 रुपये में प्राप्त होता है। 1 आना माने जिसको हम लोग 5 पैसा कह सकते हैं आज के करेंसी में, उस दर से 1 किलो अनाज मिलता था। लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं था, क्रय शक्ति नहीं थी, इसलिए 1 आना में 1 किलो अनाज भी वो लोग नहीं खरीद सकते थे। और इसके कारण बहुत ज़बरदस्त महामारी, अभाव और दुर्भिक्ष पड़ा और काफ़ी लोग काल कवलित हो गए, मर गए और उनको कोई देखने वाला नहीं था। तो इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की उपलब्धि हो, जिसके लिए प्रोडक्शन काफ़ी होना चाहिए और उसका सम्यक वितरण हो, जिससे किसी को भावग्रस्त नहीं होना पड़े। और नहीं तो ये ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, ये सब जो है मनुष्य के प्राण रस को बिल्कुल निःशेष कर देते हैं। आदमी के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है और क्रय शक्ति उसके अंदर पर्याप्त होना चाहिए। इसके लिए आनंद मार्ग दर्शन जो श्री प्रभात रंजन सरकार ने दिया है, उस दर्शन का जो सामाजिक पक्ष है, उस दर्शन की जो सामाजिक चिंताधारा है, विचारधारा है, जिसका नाम उन्होंने दिया है प्राउड। अंग्रेजी में प्राउड, PRO, प्रो का मतलब है प्रोग्रेसिव, U का मतलब है यूटिलाइजेशन और T का मतलब है थियोरी, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियोरी। और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रउत, प्रगतिशील उपयोग तत्व। तत्व का अर्थ है यहाँ सिद्धांत, प्रगतिशील उपयोग का सिद्धांत। इस प्रगतिशील उपयोग के सिद्धांत में उन्होंने 5 मौलिक तत्व, 5 मौलिक सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। जिसमें पहला सिद्धांत है कि समाज की अनुमति अथवा सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को ये जो कोई भी किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति को संग्रह करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति का संग्रह करने का अधिकार समाज की अनुमति अथवा सहमति से ही होना चाहिए, जिससे कोई अभावग्रस्त नहीं रहे, कोई अपने को उपेक्षित और वंचित नहीं महसूस करे, नहीं तो समाज के भीतर एक ज़बरदस्त खाई खड़ी हो जाती है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जितनी भी विश्व की समस्त सृष्टि की भौतिक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये जो संपदाएं हैं इस विश्व की, जहाँ भी जो भी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संपदाएं हैं, उनका अधिकतम उपयोग और विचार पूर्वक वितरण होना चाहिए, अधिकतम उपयोग होना चाहिए। अभी मैं जब पढ़ता था
तो मैं देखा कि हमारे जैसे इंग्लिश के शिक्षक थे या फिजिक्स के शिक्षक थे, केमिस्ट्री के शिक्षक, मैथ के शिक्षक, इन लोगों का दिन भर में 1 या 2 क्लास लेते थे और महीना 60,000 80,000 वो लोग पाते थे। तो अब ये 1-2 क्लास जो आदमी 8 क्लास ले सकता है, केवल 1 क्लास 2 क्लास क्यों लेगा? लेकिन यही है कि जितना भी आदमी आज क्वालिफाइड होता है उतना ही उसको कम समय देना होता है और पैसा पूरा लेता है, ज़बरदस्त लेता है। और जितना आदमी क्वालिफाइड कम है उतना ही उसको खटना ज़्यादा है और उसको पैसा भी कम मिलता है। तो इस तरह की विषमता बंद होनी चाहिए। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अधिक से अधिक एक व्यक्ति हो सकता है कवि भी हो, अच्छा साहित्यकार हो, उसके साथ साथ वो एक अच्छा दर्शन के बारे में ज्ञान हो तो दूसरे को दर्शन की बात भी बता सकता है, बहुत अच्छा समाज सेवी भी हो सकता है, बहुत अच्छा वो रसोई का भी काम कर सकता है। तो आदमी में जितनी प्रतिभाएं हैं उन सब का महत्तम विकास होना चाहिए, अधिक से अधिक विकास हो और विचार पूर्वक वितरण की रुचि के अनुसार काम मिले और जिसको जितनी आवश्यकता हो। एक बच्चा है उसको हो सकता है 100 रुपया दिन भर उसके ऊपर खर्चा हो पौष्टिक आहार देने के लिए, उसको दूध, दही, मक्खन वगैरह, जिससे कि उसका सम्यक विकास हो सके। और एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी, उसी का बड़ा भाई हो सकता है जिसको 1000 रुपया डेली उसके ऊपर खर्च आता हो। तो इसमें कोई ये धन की साम्यता वाली बात नहीं होनी चाहिए। जितना आवश्यक है वो ज़रूर उस पर हो और उसके लिए कोई ईर्ष्या जलन की बात नहीं कि अरे उस पर 1000 खर्चा हो रहा है, इस पर 100 हो रहा है। जितनी आवश्यकता है, कोई बीमार पड़ेगा तो उसके बीमारी में लाखों रुपया खर्च हो सकता है। तो इसको एक पारिवारिक दृष्टि से देखना है कि हमारा अपना है और उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए विश्व की जितनी भी संपदाएं हैं उनका अधिकतम और साथ साथ विचार पूर्वक वितरण होना आवश्यक है। तीसरी जो उन्होंने महत्वपूर्ण उनका दर्शन है, प्रौत दर्शन है, उसका सिद्धांत है कि ये समाज का 2 पक्ष है। एक तो व्यक्तिगत पक्ष है, व्यष्टि है, और दूसरा समष्टि है, सामूहिक पक्ष है। तो कलेक्टिव बॉडी का और इंडिविजुअलिटी का, दोनों का ही जो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं उसकी, उनका अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। ये नहीं कि आदमी अगर मान लिया जाए कि कोई आदमी 2 घंटा काम करके ही महीने भर के लिए खाने पीने का इंतजाम कर लेता है, तो उसको 2 घंटा शारीरिक मानसिक श्रम लगा तो वो कुछ और चीज़ों में अपने समय को लगाए, जैसे फाइन आर्ट्स है, संगीत है, पेंटिंग है, अथवा आध्यात्मिक विधा में लगाए, दार्शनिक बात को अधिक से अधिक युक्ति संगत, अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने में लगाए। मतलब कि उसकी जो तीनों पोटेंशियलिटीज है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, उसका अधिक से अधिक उपयोग हो। ये नहीं कि बस थोड़ा देर काम किया, थोड़ी देर कुछ आध्यात्मिक चर्चा की और कुछ मानसिक श्रम किया और उसके बाद वो बाकी समय बस सोया हुआ है, आराम कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इसके होने से समाज पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, समाज की अग्रगति में बाधा आती है। और चौथा उन्होंने कहा कि जो भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक, मानसिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये जो कलेक्टिव और जो इंडिविजुअल के और साथ साथ विश्व के, इन सभी संपदाओं का में सुसंतुलन होना चाहिए, इनके वितरण में सुसंतुलन होना चाहिए, इनके उपयोग में सुसंतुलन होना चाहिए, जो आज नहीं है। तो इसीलिए जब इनका सुसंतुलन होगा, मतलब अगर किसी में तीनों ही प्रतिभाएं हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक,
तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत रेयर क्वालिटीज़ है, और उससे कम मानसिक का और उससे भी कम शारीरिक का। जिसमें केवल शारीरिक और मानसिक विकसित है उसकी प्रतिभा, तो मानसिक का ज़्यादा और शारीरिक का कम, और जिसमें केवल शारीरिक है उसका तो शारीरिक ही उपयोग होगा। माने एक सुसंतुलन रहना चाहिए, वो टॉपसी टर्वी या बेढंगा नहीं होना चाहिए, जिससे कि समाज पर उसका कोई खराब कुफल नहीं हो। और अंतिम उनका है कि देश काल पात्र ही उपयोगा परिवर्तनते ते उपयोगा प्रगतिशीला भयु। दी मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन शुड वैरी अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, एंड इट शुड ऑलवेज बी ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर। ये बदलता रहेगा। आज न्यूनतम आवश्यकताओं में देखिए मोबाइल भी हो गया है, मोटरसाइकिल भी हो गया है, लेकिन आज से 50 साल पहले ऐसी बात नहीं थी। बहुत लोग को टेलीफोन नहीं था। अब तो रिक्शा वाले भी मोबाइल रखते हैं, ठेले वाले भी मोबाइल रखते हैं। इतना कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है और इतना सहज हो गया है। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि देश काल और पात्र के परिवर्तन के होने से न्यूनतम आवश्यकताओं का या जो ये सब जो ऊपर जितनी सिद्धांत कहे गए हैं, इनके उपयोग का ढंग बदलता रहेगा। ये परमानेंट नहीं होगा कि इसको 10,000 रुपया महीना देना है तो ज़िंदगी भर उसका हर समय में 10,000 15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, जो इकोनॉमी के हेल्थ पर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। और ये लेकिन कोई भी यूटिलाइजेशन होगा तो निश्चित रूप से वह प्रोग्रेसिव नेचर का होना चाहिए। जैसे अभी अगर हम मोटरसाइकिल लेते हैं न्यूनतम आवश्यकताओं में, तो एक समय होगा जबकि इस मोटरसाइकिल को कार में बदल दिया जाएगा, कार सबको दिया जाए, और जिनको कार दिया गया है विशेष सुविधा के रूप में, उनको कार की जगह हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर दिया जाए। ये सब बदलता रहेगा, ये अस्थाई नेचर का नहीं रहेगा, लेकिन प्रगतिशील स्वभाव का जरूर होगा कि इससे मनुष्य के समय की जो बचत होगी, जो सुविधाओं का अवसर मिलेगा, उससे वो अपनी और मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति कर सकेगा। क्योंकि मानसिक और आध्यात्मिक जगत अनंत हैं, इसलिए उसमें कोई बाधा नहीं रहेगी। लेकिन भौतिक जगत में चूँकि भौतिक संसाधन सीमित हैं, इसलिए असीमित संग्रह का अधिकार नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर सीमा रहेगी। लेकिन कोई गरीबी रेखा नहीं रहेगी। प्राउड गरीबी रेखा को नहीं स्वीकार करता है। हाँ, एक अमीरी रेखा रहेगी जहाँ पर कि एक सीमा रहेगी, लेकिन ये सीमा ऐसी नहीं रहेगी कि उस आदमी की ऊर्ध्वगति रुक जाए। उसकी ऊर्ध्वगति को सामने रखते हुए ही एक सीमा लगाई जाएगी। इस तरह से प्रौढ़ दर्शन के आने से फिर ऐसा समाज बनेगा जिसमें सभी विश्ववादी होंगे, विश्व बंधुत्व वास्तव में सही रूप से प्रतिष्ठित हो सकेगा और सभी सुख से रहेंगे। नमस्कार।